बताए थे। सबसे पहला तरीका था, देखिए नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों में अगर देखें तो अलग अलग संशोधन हुए हैं, जैसे 1955, 1986, 1992, सन 2003, 2005, 2015, 2019, इतने संशोधन हुए नागरिकता से संबंधित, इतने संशोधन हैं। इनसे प्राप्त मतलब अगर देखा जाए तो 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के, भारत में 5 तरीके हैं। कौन कौन से 5 तरीके हैं? सबसे पहले आपको मैंने बताया कि भाई बाई बर्थ, ठीक है, बाई बर्थ। बाई बर्थ यानी इसके अनुसार जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा बाई डिसेंट, बाई डिसेंट यानी किसके आधार पर? वंश परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर। तीसरा मैंने आपको बताया बाई रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, बाई रजिस्ट्रेशन किसके आधार पर? पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, हाँ, पंजीकरण के आधार पर। और चौथा आपको बताया मैंने बाई नेचुरलाइजेशन, यानी देसीकरण के माध्यम से, देसीकरण के द्वारा। और चौथे के बाद पांचवा था एक्वायर्ड टेरिटरी, एक्वायर्ड टेरिटरी, एक्वायर्ड टेरिटरी, ठीक है, मतलब जिस क्षेत्र को कब्जा कर लिया गया हो, यानी हम कह सकते हैं कि जो एक्वायर्ड टेरिटरी है, ध्यान दीजिएगा, एक्वायर्ड टेरिटरी के माध्यम से, यानी कह सकते हैं अर्जित भूभाग के विलय से नागरिकता प्राप्त करना, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करना तो आपको समझ में आ गया, नागरिकता प्राप्त करना समझ में आ गया। साथ ही साथ अगर आप देखें, अगर आप देखें नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित बातें तो समझ में आ गई। दूसरी बात है कि नागरिकता समाप्त कैसे किया जा सकता है। नागरिकता अगर मिल सकता है तो नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। प्यारे साथियों, आपको बताएं भारत में नागरिकता जाने के 3 तरीके हैं, प्राप्त करने के 5 तरीके। तो आप कह सकते हैं क्या, नागरिकता के निलंबन के तरीके। देखिए भारत में, भारत में नागरिकता के निलंबन के नागरिकता के निलंबन के तरीके, ध्यान से सुनिएगा। अब 3 तरीके हैं। पहला है स्वतः त्याग करना, स्वतः त्याग करना। नागरिकता को त्याग करने के तरीकों में आप देखेंगे स्वतः त्याग करना, यानी स्वतः ही त्याग देना, स्वतः ही त्याग देना, स्वतः ही त्याग देना। दूसरा था, पहला है स्वतः ही त्याग देना, दूसरा है टर्मिनेशन यानी बर्खास्तगी, बर्खास्तगी यानी स्वतः ही त्याग देना का मतलब होता है रिनंसिएशन, रिनंसिएशन, ठीक है, रिनंसिएशन। इसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन। पहला हो गया स्वतः त्याग करना, दूसरा हो गया बर्खास्तगी, तीसरा होता है डेप्रीवेशन यानी वंचित किया जाना, डेप्रीवेशन के माध्यम से। वंचित करके, वंचित करके, ठीक है। तो ये 3 तरीके थे, ये 3 तरीके थे क्या? हाँ, ये 3 तरीके थे नागरिकता को प्राप्त करने के, ठीक है, नागरिकता को त्याग करने के, नागरिकता जिसका निलंबित हो सकता है। अब देखिए ये जो नागरिकता त्यागने की स्थिति है ये कब बनती है? देखिए ये सारी स्थिति कब बनती है, यानी कौन सी परिस्थिति में ऐसा किया जाता है, यानी परिस्थितियां, किसी के परिस्थितियां आप समझें तो परिस्थितियां आप बता देंगे कि भैया नागरिकता त्याग करने की जो परिस्थितियां हैं वह अलग अलग हैं,
सबसे पहले आपने सुना होगा इंसेन और इंसॉल्वेंट, यानी दिमागी रूप से दिवाला या दिवालिया। ठीक है, दिमागी रूप से दिवाला या दिवालिया, दिमागी रूप से दिवाला या दिवालिया। ध्यान से देखिएगा, मतलब जो इंसॉल्वेंट हो गया हो, जिसे हम दिवालिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा है गैर कानूनी रूप से नागरिकता का यहाँ पर क्या किया जाता है, निलंबन। ठीक है, यानी कानूनी नागरिकता का निलंबन, या फिर ये कह सकते हैं कि संविधान का निरादर किया हो। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसने संविधान का निरादर, संविधान का निरादर किया हो। और तीसरी बात कि वह क्या हो, देशद्रोही हो। देशद्रोही व्यक्ति के देशद्रोही की नागरिकता का त्याग कर दिया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है, मतलब उसका नागरिकता छीन लिया जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति हो जो देशद्रोही हो, देशद्रोही होने पर उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। 5 वर्ष के भीतर उसे 2 वर्ष का कारावास हो जाए, ऐसी स्थिति में भी नागरिकता जा सकती है। 5 वर्ष के अंदर 2 बार कारावास, 5 वर्ष के अंदर 2 बार अगर कारावास हो जाए, ठीक है, 2 वर्ष का, दो वर्ष का कारावास। कोई बाहरी व्यक्ति है, भारत के अंदर है, अगर उसको किसी कारणवश 5 साल के अंदर 2 बार जेल जाना पड़ा, ठीक है, तो उसका नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। और इसी में 7 वर्ष तक भारत के बाहर जाने की स्थिति में, 7 वर्ष तक भारत से बाहर जाने की स्थिति में, 7 वर्ष तक लगातार बाहर अगर कोई है तो उसकी भी नागरिकता यहाँ से जा सकती है। 7 वर्ष तक लगातार अगर वो देश के बाहर है तो उसकी भी नागरिकता जा सकती है। तो नागरिकता जाने की स्थिति जो है वो अलग अलग है। ठीक है, नागरिकता जाने की जो स्थिति है वो अलग अलग है, आप सभी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बात करने चल रहे हैं पार्ट 3, भाग 3। भाग 3 की बात जब करते हैं तो ऐसे सुनिए, भाग 3 में हमने मौलिक अधिकार के बारे में बात किया है। इसके बारे में, मौलिक अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मौलिक अधिकार जो है यानी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात की है, ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये प्रश्न बन जाता है कि इसको हमने कहाँ से लिया है। तो आप बताएंगे कि यह हमने लिया है अमेरिका से। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वह लिया है। ध्यान दीजिएगा, भारत के अंदर अलग अलग तरीके से संविधान को क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। मौलिक अधिकारों से संबंधित तथ्यों को जोड़ने, तथ्यों को बनाने से रिलेटेड हमारे संविधान में कई कार्य हुए हैं। एक जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझ लेना चाहिए, क्या भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो अगर अमेरिका से लिया गया है तो क्या अमेरिका की ही तरह हम उस मौलिक अधिकार को फॉलो करवाते हैं? क्या अमेरिका की ही तरह हम अपने देश में मौलिक अधिकार को फॉलो करवाते हैं, यानी उसका फॉलो अप लेते हैं? इसका जवाब है नहीं। हम अपने देश में मौलिक अधिकारों का जो फॉलो अप है वो कैसे करवाते हैं, वह हम, ध्यान से सुनिएगा, वह हम करवाते हैं कैसे। मौलिक अधिकार हमारे देश में अलग हो सकता है, अमेरिका में दूसरा हो सकता है। हमारे देश की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति है वो अमेरिका के देश से बिल्कुल अलग है। जैसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है, तो यूएसए। हाँ, हम यूएसए को देख करके अपने देश में मौलिक अधिकारों को मतलब क्या किए हैं, ऐड किए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे देश में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक अधिकार को बताया गया है। शारीरिक स्वतंत्रता और मानसिक स्वतंत्रता से संबंधित कई तथ्य बताए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इसमें सभी तथ्य बताए गए हैं। 12 से 35 के बीच में सभी बातें बतलाई गई हैं।
भारत के अल्पसंख्यकों के बीच में जो बचाव की स्थिति है, जो असुरक्षा की स्थिति है, उसको सुनिश्चित करने के लिए इन अधिकारों को फोर्सफुली हमारे देश में लागू किया गया। देखिए, हमारे देश में अगर ध्यान से देखा जाए तो मेनली 7-8 कम्युनिटीज हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी। 7-8 हैं, और भी हैं, मतलब ये हैं जो हम जिनको जनसंख्या में काउंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसमें 80% आबादी लगभग लगभग आपके हिंदुओं की है, जिसको हम मेजॉरिटी, जिसे हम बहुसंख्यक कहते हैं। अब जैसे क्रिश्चियन हो गए, जो बुद्धिस्ट है, जो जैन है, जो पारसी हैं, ये क्या है? अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है। उनकी राजनीतिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति बहुसंख्यकों से हमेशा थोड़ी सी नीचे रहेगी, या फिर ऐसे कह लीजिए कि उनकी स्थिति बहुसंख्यकों की तुलना में थोड़ी सी डाउनवार्ड रहेगी, यानी डाउन ट्रेंड रहेगी। तो अब अगर एक प्रश्न बने कि मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है। मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है, साथी बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह कई प्रकार के उद्देश्यों को सुनिश्चित करती है। पहली बात तो आप जानते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक विवाद का समाधान है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को अगर देखें तो यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यह सरकार की शक्तियों को परिसीमित करता है। सरकार किसी भी व्यक्ति को कैसे भी करके डोमिनेट नहीं कर सकती। व्यक्ति के अपने अधिकार होते हैं, ठीक है, व्यक्ति के अपने अधिकार होते हैं, व्यक्ति को सरकार डोमिनेट नहीं कर सकती। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ लोगों के बीच समानता सुनिश्चित करने की बात की जाती है। उसके बाद विचार अभिव्यक्ति करने की जो रीति रिवाजों की बात है, उसको मानने की स्वतंत्रता, उसको सुनिश्चित करने की स्वतंत्रता, ये सारी बातों को मौलिक अधिकार बतलाता है। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो विधि के तहत सरकार का गठन किया गया, वह इसलिए कि भाई विधि के अनुसार रहे। उसका कारण है भाई कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार, लोगों के मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकारों के विकास की बात करें तो हमारे देश के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड हैं। सबसे पहली बार अगर मौलिक अधिकारों की मांग की बात की जाती है तो जो सबसे पहली बार जो फर्स्ट डिमांड है हमारे देश में, वो 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में कहा जाता है कि लोगों के अधिकार के बारे में बात किया गया। जो 1215 में मौलिक अधिकार की बात की गई, उसको मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा का मतलब जहां से किसी चीज में पूरी तरह से बदलाव आ जाए, यानी क्रांति आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद 1895 में संविधान विधेयक आया, मौलिक अधिकारों के बारे में बात किया गया, ठीक है। ऐसे ही मतलब कई समय, जैसे फिर 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट ने अंग्रेजों से अपने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का डिमांड किया, ठीक है। फिर 1927 में ऐसे ही कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन था, वहां पर भी मौलिक अधिकारों से संबंधित तथ्यों के बारे में बात किया गया। फिर 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसको भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। फिर 1931 की बात करें, 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समय भी मौलिक अधिकारों से संबंधित बातचीत होती है। फिर और जब आगे बढ़ते हैं, 1931 में ही गांधी जी द्वारा क्या किया गया, जो सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस था किसका, जो गोलमेज सम्मेलन था जो लंदन में हुआ, जिसमें गांधी जी भाग लिए थे, तो वहां पर भी अपने लोगों के अधिकारों के बारे में बातचीत की गई। 1934 ईस्वी में फिर ऐसे ही आगे संयुक्त संविधान समिति की बात की गई। संयुक्त संविधान समिति के बारे में पूछा जाता है कब डिस्कस किया गया, 1934 ईस्वी में। सन 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम, यानी भारत शासन अधिनियम जारी किया गया। भारत शासन अधिनियम जब जारी किया गया तो इसमें मौलिक अधिकारों को नहीं लागू किया गया, यानी नहीं लाया गया। मौलिक अधिकारों को 1935 भारत शासन अधिनियम में नहीं डाला गया था। फिर क्या, 1945 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू समिति बनी। उसने फंडामेंटल राइट्स को क्या किया, बताया कि ये बहुत जरूरी है, अगर किसी देश को चलाना है तो व्यक्ति के अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, इसी टाइम पर आयरलैंड के द्वारा हम लोगों ने इस बारे में जिक्र भी किया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसको भी लाया जाए। तो चूंकि 1945 की बात है, तो हमारे देश में संविधान बना 1946 से बनना चालू हुआ। 9 दिसंबर 1946 से देश में पहली बैठक होती है संविधान सभा की। उसके बाद से हमारे संविधान को लिखा जाना शुरू होता है, ठीक है। तो ये संविधान के इतिहास की बात करते हैं, संविधान के मौलिक अधिकार के इतिहास के बारे में बात करते हैं। फिर मौलिक अधिकारों में हम जब आर्टिकल्स पर आते हैं, मौलिक अधिकारों पर जब हम आर्टिकल्स पर आते हैं, तो आर्टिकल 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 की बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है राज्य की परिभाषा, यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्या होता है? राज्य की परिभाषा
में कौन कौन सी चीजें आती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राज्य की परिभाषा में भारत सरकार का जो संसद है, भारत सरकार एवं जो उसका संसद है, यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सरकार, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा किसका पार्ट है? राज्य का पार्ट है। राज्य सरकार का जो विधानमंडल है, यानी कौन? विधानसभा, और जहां पर विधान परिषद है वहां का विधान परिषद। फिर जो स्थानीय निकाय होते हैं, जो स्थानीय प्राधिकारी होते, जो नगर पालिकाएं होती, जो जिला बोर्ड होता, जो पंचायत होती, जो जैसे अलग अलग राज्य हैं, उन सभी राज्यों के जो अपने अपने छोटे से लेकर के बड़े तक बड़े निकाय हैं, वो सब राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे बहुत सारे अधिकारी हैं जिनको हम राज्य के नाम से जानते हैं कि भाई ये राज्य के द्वारा अपॉइंटेड पर्सनालिटी हैं, इनको हम राज्य कहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई 12 में क्या बताया गया, आप बताएंगे राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, यहां पर राज्य की परिभाषा बतलाई गई। हाँ, अनुच्छेद 12 में इसके बारे में बात किया गया है बच्चा, राज्य की परिभाषा के बारे में बात किया। क्या कहा जाता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग संविधान में कानून बदले, अलग अलग टाइम पर, जैसे LIC हुआ, ONGC हुआ, इंडियन यूनिवर्सिटीज हुआ, जैसे बहुत सारे कानून हैं जो इस अनुच्छेद से संबंधित जुड़ते चले गए। जैसे आपका इसी में UPSC है, BSNL है, DDA है, दिल्ली विकास प्राधिकरण जिसे कहते हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती, ये सब स्टेट के नाम से जाने लगे। तो मतलब जो राज्य है वह एक ऐसी राज्य के मतलब किसे कह सकते हैं, इसकी बातें इसमें बतलाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए देखिए, तो आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल जो 12 है, इसके तहत किसी भी विधि कानून को शून्य घोषित कर सकता है कि अगर वह राज्य की स्थिति में नहीं है और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, हाँ, एक प्रश्न बनता है, भारत में जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? आपके अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ में आ गई होगी यहाँ पर। इसके बाद आर्टिकल 13, आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 का एक, आर्टिकल 13 में कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले आपका आर्टिकल 13 का एक क्या कहता है कि संविधान की पूर्व विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान की पूर्व विधियां, संविधान की पूर्व विधियां, इसका मतलब क्या है? संविधान की पूर्व विधियां का मतलब वो जो कानून जो संविधान में नए कानून आने के बाद बदलाव हो गए। देखिए, जैसे क्या होता है कि हमारे संविधान में, हमारे देश के अंदर पहले CRPC IPC चलता था, अभी क्या भारतीय दंड संहिता, यानी भारतीय न्याय संहिता BNS चलने लगा है। ठीक है, भारत में BNS चलने लगा, पहले क्या IPC CRPC चलता था। ठीक है, तो जो जैसे मान लीजिए कोई अपराध हुआ, ठीक है, जब 2023 में भी भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया, उसके पहले अगर कोई घटना हुई है तो वो IPC CRPC के अनुसार देखी जाए। उसी तरीके से संविधान के अंदर आर्टिकल 13 का एक क्या कह रहा है, संविधान की पूर्व विधियां, जैसे कोई कानून बदलना है, अगर उसका पीछे का कंसेंट लिया जा रहा है तो हम अनुच्छेद 13 के एक को ध्यान देते हैं। ठीक है, यहीं पर 13 के 2 में क्या किया गया है, 13 के 2 में कौन सी बातें बताई गई है? संविधानेतर विधि, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, संविधान से इतर कोई विधि, कोई कानून, कोई व्यवस्था। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो विधियां जो संविधान के अंदर नहीं है, वो विधियां जैसे जिनको हम अपने देश में लागू करते हैं, जो संविधान से हट करके लागू किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत के अंदर कई प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की गई है, कई प्रकार की मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। अब मौलिक अधिकारों में दो बातें हैं कि भारत के लोगों को कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलते हैं और भारत और विदेशी लोगों के लिए कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता चले कि भारत का जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है, भारत का जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है, वह कहाँ से और कितना है, कितना बतलाया गया है। देखिएगा, जैसे हम सबसे पहले बात करें तो आप जानते होंगे कि भारत में कितने प्रकार का मौलिक अधिकार है? 6 प्रकार का। पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो 14 से 18 तक है। राइट टू
आर्टिकल 14 से 18 के बीच, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 के बीच में है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है, ठीक है। आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, हाँ, यहीं पर राइट टू, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24 आप सभी को पता होगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 के अंदर बतलाया गया है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस आर्टिकल में है? चौथा है आपका, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या है? राइट टू आपका फ्रीडम, रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आप बता देंगे कि सर यह क्या है? आपका आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक यह बतलाया गया है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसके बारे में बताया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यहीं पर आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बाद से आपका आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। कल्चरल एजुकेशनल, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आपका बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 29 और 30 में इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 29 और 30 में इसके बारे में बताया गया है। वहीं पर आपका जो आप जानते होंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ तथ्य जो ध्यान देने वाली बात है कि भारत को कौन कौन से मौलिक अधिकार मिले हैं, भारत को कौन, भारत के केवल भारतीयों के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, और भारत और विदेशियों के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, इन दोनों बातों को समझिएगा। भारत व विदेशियों को अधिकार, भारत और विदेशियों को अधिकार, सबसे पहला है क्या? भारत और विदेशियों के अधिकार की बात करें तो हम ये कह देते हैं कि भारत और विदेशियों का जो अधिकार है वह आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, 25, 26, 27, 28, ध्यान दीजिएगा। ये कौन कौन सा आर्टिकल? आपका आर्टिकल 14, 20, 21, 14, 20, 21, आपका कौन कौन सा आर्टिकल? 22 नहीं है, हाँ, 20, 21, 23, 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सबको अधिकार दिया गया, ठीक है। लेकिन केवल भारतीयों का अधिकार जो है कौन कौन सा है? केवल भारतीयों का जो अधिकार है वो कौन कौन सा है? आप बताएंगे। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30,
15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है। अब देखिए, इसी में एक प्रश्न बनता है कि किसको सकारात्मक अधिकार यानी पॉजिटिव राइट्स बोला जाता है। जैसे आर्टिकल 25 हो गया, आर्टिकल 29 के अंदर आर्टिकल 29 का 2 हो गया, आर्टिकल 30 के अंदर 30 का 1 हो गया। इसे पॉजिटिव राइट्स बोला जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी अधिकार के बारे में बात करने चल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, हम बात करें जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है। ध्यान से सुनिएगा, राइट टू इक्वालिटी पर बात करें हम, यानी समानता के अधिकार के बारे में बात करें। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि समानता के अधिकार की बात करें, समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार जो है वह क्या है, गौर कीजिएगा। तो समानता का जो अधिकार है इसमें कई सारे तथ्य हैं, जैसे हमने कहा कि 14 से 18। ठीक है, अब इसमें कुछ नागरिकों को भी अधिकार है और कुछ विदेशियों को भी अधिकार है। ठीक है बच्चा, कुछ नागरिकों को भी अधिकार है और कुछ विदेशियों को भी अधिकार है, किससे संबंधित, समानता के अधिकार से संबंधित। एक एक करके सभी साथी समझिए। देखिए, आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, किसकी, हाँ, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता का मतलब कहा जाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इसी से मिलते जुलते, जैसे आपने सुना होगा आर्टिकल 361, 361 के बारे में सुना होगा, जिसमें कहा गया कि विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में राष्ट्रपति और राज्यपाल के कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो जैसे विधि के समक्ष समानता का अधिकार सबके लिए है, जैसे राष्ट्रपति है और राज्यपाल है, जैसे उसके पास विशेष शक्ति दी गई है, उसको विशेष छूट दिया गया है, उसको विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक है, कि वह क्या कर सके, विशेष अधिकार दिया गया है, उस पर विधि के समक्ष समानता का अधिकार का कॉन्सेप्ट नहीं चल पाएगा। जैसे आर्टिकल 105 आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें संसद के सदस्यों के बारे में बताया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे आर्टिकल 194 की बात करें तो वहां पर विधानमंडल के सदस्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो इन लोगों के लिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है सामान्य लोगों की तुलना में। अब हम आगे बात करें आर्टिकल 15, ये क्या कहते हैं आप, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब देखिए, आर्टिकल 15 बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा कि भाई आर्टिकल 15 में कई कंडीशंस हैं, आप आर्टिकल 15 को अलग से देखिए। देखिए, आर्टिकल 15 में कई बातें हैं, जैसे सबसे पहली बात, आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद या उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। किस किस के अनुसार, धर्म, जाति, क्या बेटा, हमने कहा कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ क्या नहीं किया जा सकता, विभेद नहीं किया जा सकता, यानी विभेद या उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, विभेद या प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर विभेद या प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता किसी के ऊपर। ठीक है, अब इसमें भी और भी एक्सप्लेनेशन हैं, जैसे आर्टिकल 15 के 1 और 2 को और अच्छे से समझे, इसमें 1, 2, 3, 4 तक अलग अलग है।
जैसे आर्टिकल 15 का ये कहता है कि राज्यों को ये आदेश देता है, कौन, आर्टिकल 15 का एक, कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ये स्पेशली भारत के लोगों के लिए है। 15 का एक जो है ये स्पेशली भारत के लिए होता है। अगर आप विदेशी हैं तो आप पर यह, आपको ये मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर आता है आपका 15 का 2। इसमें कुछ चीजें की गई हैं, जैसे रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म, जिसे कहा जाता है कि हिंदू धर्म में कुछ सुधार किए गए हैं। किस लिए? कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया गया है। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया गया है। ये आर्टिकल जो है राज्य एवं किसी भी व्यक्ति द्वारा शोषण किए जाने पर प्रतिबंधित करता है। एक एक्सेप्शन भी है इसमें, अपवाद भी है 15 के 3 में, कि अ स्टेट हैज द राइट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वेलफेयर ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चों के लिए राज्यों के पास ये अधिकार है कि वह किसी के धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ विभेद किया जा सकता है, स्पेशली महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के मतलब उनके वेलफेयर के लिए एक्चुअली। ठीक है। और वहीं पर 15 का 4 भी सेम इसी तरीके की बात कर रहा है कि अ स्टेट हैज द राइट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और SC और ST। ठीक है। मतलब SC ST के लिए इसको स्पेशल अथॉरिटीज दी गई है। ठीक है। इसी में 15 का 5वां एक पॉइंट है। अब आप कहोगे सर इनको क्यों लिख नहीं दे रहे हैं? देखो बच्चा, अगर आप सुन के नहीं याद कर पा रहे तो लिख के भी याद नहीं कर पा रहा हो, कर पाओगे। तो कुछ बातें जो इसके अंदर संशोधित की, हाँ 15 का 6 इंपॉर्टेंट, 15 का 5 कि तिरानवेवां संविधान संशोधन के माध्यम से 2005 में जो टोटल परसेंटेज था 50%, इसके लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में 50% था, बैकवर्ड क्लासेस को 27% था। तो वह जो है उसको बदल करके, मतलब जो 27% था उसको 50% किया गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये भी कुछ टर्म्स हैं, इसमें पूछा जाता है प्रश्न। अब इसमें जो मेन बात थी वो हमने आपको बताई। अब इसमें आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कह रहा है बेटा कि भैया इक्वालिटी इन पब्लिक अपॉइंटमेंट्स, लोक नियोजन में सरकार की समानता होनी चाहिए। ठीक है। लोक नियोजन में सरकार की समानता होनी चाहिए। लोक नियोजन में सरकार की, हाँ, सरकार को अवसर की समानता देनी होगी। अवसर की समानता देगा। लोक नियोजन में अवसर की क्या करेगा? समानता देगा। याद रहेगा, लोक नियोजन यानी पब्लिक जो सरकारी नौकरी है, ये स्पेशली सिटीजन्स को, विदेशियों को नहीं मिलता ये अधिकार। ठीक है। इसी तरीके से कई और तथ्य इसमें डिस्कस किए गए हैं। 16 के 1, 2, 3 में अलग अलग बातें की गई हैं जो कि आपके लिए स्पेशली, मतलब बताने को तो बताया जा सकता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें भी अगर आप देखें कि भाई आर्टिकल 16 का अपवाद क्या है, तो आप बताओगे सर आर्टिकल 340, जिसमें प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसमें बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। 1990 में लोक नियोजन में 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। फिर बाद में इसी में 355 के अनुसार, आर्टिकल 355 में देखें तो कहा गया कि जो सीट्स हैं, सरकारी पद सीट्स हैं, उसमें SC ST को आरक्षण देना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, राज्य के कर्तव्यों में भी डाल दिया गया। किसके संशोधन के माध्यम से? 82वां संविधान संशोधन के माध्यम से सन 2000 में। ठीक है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में क्या प्रावधान है इसको लेकर के, तो आप कह देंगे कि सर अलग अलग स्थिति में अगर देखा जाए तो ये जो बताया गया कि भाई सरकार अवसर की समानता सबको देगा। 50% सीमा क्या किया गया है, इसको इंक्रीज किया गया है। कहा जाता है कि 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन फॉर EWS, संविधान संशोधन करके 2019 में EWS के लोगों को क्या कर दिया गया? अलग से इसमें ऐड किया गया है। ठीक है। अब इसी के बाद अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत।
अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या होता है साथी? आप बताएंगे कि अस्पृश्यता के अंत का मतलब होता है कि भाई एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यहाँ पर छुआछूत का जो कॉन्सेप्ट है उसको बंद कर देना चाहिए। जैसे 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को मंदिर, मस्जिद, पूजा स्थल पूजा करने को रोका नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति को दुकान, भोजनालय, मनोरंजन केंद्र पर जाने से रोकना, तालाब एवं सड़क के इस्तेमाल से रोकना नहीं किया जा सकता। किसी लोक संस्थान में प्रवेश से रोकना, यानी जैसे कॉलेज हो गया, जो हॉस्पिटल्स हो गए, इन पर रोकना, वो भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद किसी लोक संस्थान में प्रवेश से रोकना, ये सबसे प्रोहिबिटेड था, ये ज्यादातर देखने को मिलता था। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को बढ़ावा देना क्या है? अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है। अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना, जाति सूचक शब्दों से नाम से बुलाना, ये भी क्या है? एक प्रकार का अस्पृश्यता का सिद्धांत, अस्पृश्यता को उल्लंघित करता है, उल्लंघन करता है। फिर अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 क्या करता है? अनुच्छेद 18 करता है उपाधियों का अंत। एवोल्यूशन ऑफ व्हाट, जो टाइटल्स हैं उनको अंत करता है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का। जैसे लोग लिखवा देते हैं ना, विधायक, नेता, वकील, अलग अलग नाम लिखवा देते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी होता है। ठीक है, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। चलिए देखिए, तो ये हो गया आपका समानता का अधिकार, जिसमें जो हम लोगों ने समानता के अधिकार में 14 से 18 तक के सभी तथ्यों को एक एक करके समझा, समानता के अधिकार को एक एक करके समझा। उम्मीद है कि यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इसके आगे अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।